हाँ भाई, वेलकम बैक जनता। लास्ट टाइम हमने साउंड वेव स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को साउंड वेव्स बताया था कि मतलब आवाज़ जो रहती है वो मेरे पास प्रोपेगेट कैसे होती है विद एन एग्जांपल। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था ट्यूनिंग फोक। तो आपको याद होगा कि जब मेरे पास नॉर्मल एयर रखी गई है और उसमें मैं ट्यूनिंग फोक, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को अगर मैं लेके आ जाता हूँ, तो अगर ट्यूनिंग फोक आगे लेके जा रहा है तो नॉर्मल एयर को थोड़ा कंप्रेस करता था, जिसको हम लोग कंप्रेशन बोल रहे थे। और अगर वो उसको पीछे लेके जा रहा था तो वो नॉर्मल एयर को थोड़ा सा एक्सपैंड करता था, जिसको हम लोग रेयरफैक्शन बोल रहे थे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाले मूवमेंट की वजह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे मेरे पास सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है। और रिजल्टेंट मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा था कि ये मेरे पास ट्यूनिंग फोक है जो वाइब्रेट हो रहा है, ये मेरे पास ट्यूनिंग फोक है जो वाइब्रेट हो रहा है, और इसके वाइब्रेशंस की वजह से मेरे पास अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्रिएट हो रहा था। मेरे पास अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्रिएट हो रहा था। ठीक है। तो आपको याद होगा इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को लाने से पहले, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को लाने से पहले मेरे पास हर कोई एयर पार्टिकल एक नॉर्मल डिस्टेंस पे था। मेरे पास हर कोई एयर पार्टिकल एक नॉर्मल डिस्टेंस पे था, ठीक है। उनके बीच में मेरे पास इनिशियली कुछ सेपरेशन था, लेकिन इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के आने की वजह से, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के आने की वजह से मेरे पास कहीं पे वो जो सेपरेशन था वो कम हो जा रहा था, कहीं पे सेपरेशन बढ़ जा रहा था। जहां पे मेरे पास सेपरेशन कम हो रहा था उन पोर्शंस को हम लोग बोल रहे थे कंप्रेशन, उन पोर्शंस को हम लोग क्या बोल रहे थे? कंप्रेशन। मतलब ये कंप्रेशन रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पे नॉर्मल स्पेसिंग के कंपैरिजन में अब एयर पार्टिकल्स की स्पेसिंग कम हो गई थी। तो स्पेसिंग कम होने की वजह से उस रीजन में प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि अब ज्यादा एयर वहां पे इकट्ठा हो गई है, और उसके साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ एयर भी इंक्रीज हो गई होगी आरिवर्स में, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक की वजह से जहां पे मेरे पास कंप्रेशन रीजन फॉर्म हो रहा था, उन रीजन्स में मेरे पास प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज हो गया होगा एंड डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ ऐसा रीजन, कुछ ऐसे रीजन भी फॉर्म हो रहे थे जहां पे नॉर्मल सेपरेशन से अब सेपरेशन ज्यादा हो रहा था, अब सेपरेशन ज्यादा हो रहा था। उन रीजन्स को हम लोग बोल रहे थे रेयरफैक्शन, उन रीजन्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? रेयरफैक्शन। आरिना बस में, ठीक है। तो रेयरफैक्शन एक ऐसे रीजन था जहां पे नॉर्मल सेपरेशन से अब सेपरेशन ज्यादा है, तो सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा, साथ ही साथ डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई होगी। आर्यवास में सोच के देखो, अगर मेरे पास एक जगह में जितनी एयर थी, अब अगर मैंने एयर को पास पास लेके आ गया, मतलब वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि पास पास लेके आ गया मतलब वॉल्यूम कम होगी, मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज हो गया होगी, ठीक है। तो कंप्रेशन की वजह से मेरे पास प्रेशर भी इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जहां पे मेरे पास सेपरेशन बढ़ रहा था, जहां पे मेरे पास सेपरेशन बढ़ रहा था, वहां पे मेरे पास प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा था और डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही थी। आरियस नेम, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था ट्यूनिंग फोक, जिसको हम लोगों ने समझा था। इन जनरल जहां पे भी मेरे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, वहां पे मेरे पास ऐसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, और ये वेव आगे ही आगे मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। ये आगे जा रहा है। अब इस कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन आ रहा होगा, फिर कंप्रेशन आ रहा होगा, फिर रेयरफैक्शन आ रहा होगा, फिर कंप्रेशन आ रहा होगा, फिर रेयरफैक्शन आ रहा होगा, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूस, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो आप लोगों को एग्जांपल दिखाया गया था, जो आपको फील कराई गई थी साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई है, वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने देखा, दैट वाज जस्ट अ फिजिकल सेंस कि वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो कैसे रही है, लेकिन उसको अभी हम लोग ने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। आज इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानो ना मानो यार, लिखना तो मैथमेटिकली है, सॉल्व तो वैसे ही करना पड़ेगा यूजिंग मैथ्स, तो इसको अपन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस समझाना चाहूंगा कि जैसे कि मैं ट्यूनिंग फोक की बात कर रहा था, तो ये जो ऑसिलेशन, ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा था? वो सर ट्यूनिंग फोक क्रिएट कर रहा था। कौन क्रिएट कर रहा था सर?
ट्यूनिंग फोर्क क्रिएट कर रहा था। आ रही ना उसमें? तो अगर ट्यूनिंग फोर्क की वजह से ये कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ट्यूनिंग फोर्क इस बार हमारा सोर्स है, ट्यूनिंग फोर्क इस बार हमारा सोर्स है। सोर्स वो पार्टिकल रहता था जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो कौन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और कहा जिन पार्टिकल्स में एनर्जी जा रही थी उनको हम लोग बोल रहे थे मीडियम पार्टिकल्स। तो फिलहाल एयर है मेरे पास मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। तो सोर्स इज ट्यूनिंग फोर्क एंड एयर इज मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं, यार इतना बड़ा ट्यूनिंग फोर्क क्यों देख रहा हूं, मुझे वैसे भी एक पार्टिकल के हिसाब से स्टडी करना था, ठीक है। तो मैं ट्यूनिंग फोर्क का अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता था, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क का अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता था तो वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहा था, और उसी आगे पीछे मोशन को हम लोग ऑसिलेशन कहते थे। हाँ, यानी उसी आगे पीछे मोशन को हम लोग ऑसिलेशन कहते थे, ठीक है। तो अगर मैं सोर्स पार्टिकल की बात करूं, किसकी बात करूं? सोर्स पार्टिकल की बात, ठीक है। ये अपना सोर्स पार्टिकल हो गया और ये हो गया मेरे पास मीडियम पार्टिकल्स। अगर मैं सोर्स पार्टिकल की बात करूं तो सोर्स पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि यार ऑसिलेशन, अगर मेरे पास ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड मिनिमम काफी छोटा है, ठीक है, यहां पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मेरे ऑसिलेशंस रहेंगे दोज ऑसिलेशंस विल बी वेरी स्मॉल, दोज ऑसिलेशंस विल बी वेरी स्मॉल। और आपको ये सुनते ही क्लिक करना चाहिए कि जहां ऑसिलेशन बहुत छोटे होते हैं उन ऑसिलेशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? फिर वो एसएचएम बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? एसएचएम बन जाते हैं। इसका मतलब जो सोर्स पार्टिकल है वो कैसे ऑसिलेशंस कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अगर सोर्स पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो मुझे पता है कि एसएचएम की इक्वेशन होती है x is equal to a sin omega t plus phi naught। x is equal to a sin omega t plus phi naught। सर मैंने x क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास एसएचएम इस बार x में परफॉर्म हो रहा है। हाँ यानी बहुत, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि सोर्स पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है a sin omega t plus phi naught, तो एट एनी डिस्टेंस x, मान के चलो अगर एक मीडियम पार्टिकल को मैं देखता हूं, एट एनी डिस्टेंस x एक मीडियम पार्टिकल को मैं देखता हूं, तो याद होगा यही चीज हम लोग ने पहले ट्रांसवर्स में भी पढ़ा था कि जो t = 0 के साथ, जो t = 0 पे सोर्स पार्टिकल के साथ हो रहा है वो कुछ टाइम के बाद मीडियम पार्टिकल के साथ हो रहा होगा। मान के चलो t = t0 टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? t = t0 टाइम के बाद। याद करो कि सोर्स वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से ये पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से ये पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से ये पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से ये पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। मतलब जो भाई साहब सोर्स कर रहा था वही भाई साहब ये कर रहा हूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। आधी बात में, ठीक है। अब मान के चलो कि अब देखो सोर्स पार्टिकल जो मेरे पास ये ऑसिलेशन पास करते हुए जा रहा है, तो एक तरीके से एनर्जी पास हो रही है, उसी को हम लोग साउंड वेव बोल रहे थे, उसी को हम लोग साउंड वेव बोलते थे। क्योंकि वेव होता क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास। तो पार्टिकल्स वहीं के वहीं रह गए, लेकिन मेरे पास एनर्जी आगे पास ऑन होगी आरियस में। तो एक तरीके से साउंड वेव यहां से यहां पे जा रही है मेरे पास। तो मान के चलो वो जो वेव ट्रैवल कर रही है वो कुछ 20 स्पीड से ट्रैवल कर रही है। कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? 20 स्पीड से। आपको ये देखा देखी एकदम से करण अर्जुन का अतीत याद आ रहा होगा कि सर यही चीज हम लोग ने ट्रांसवर्स वेव में भी पढ़ा था आरियस में। तो कुछ भी नई चीज नहीं है, बस ट्रांसवर्स वेव में आप अगर अच्छे से देखो तो पार्टिकल y में ऑसिलेट कर रहे थे, अब पार्टिकल x में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन चीजें तो वही होती। वहां पे भी y में एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा। यहाँ पे भी x में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। हाँ भाई, एक और चीज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी सोर्स की एनर्जी पास ऑन हो रही है वो एनर्जी बाहर कहीं लॉस नहीं होने वाली, ठीक है। ऑब्वियसली अगर लॉस हो जाती थी तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम एसएचएम थोड़ी ना, सेम एम्पलीट्यूड के साथ थोड़ी ना परफॉर्म कर रहा होता। आ रही है उसमें, ठीक है ना। अब देखिए, तो मेरे पास सोर्स पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था a sin omega t plus phi naught। मुझे पता करना था कि एट पोजीशन x एक पार्टिकल है वो मेरे पास कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो मुझे समझा कि जो सोर्स t = 0 पे कर रहा है, जो सोर्स के साथ आज हो रहा है वो तुम्हारे साथ कल होगा, जो सोर्स के साथ आज हो रहा है वो तुम्हारे साथ कल होगा, ठीक है। अब ये जो सोर्स से उस पार्टिकल तक जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, सोर्स से उस पार्टिकल तक जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? 20 स्पीड से। और उस 20 स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? x डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके वो उस पार्टिकल तक एनर्जी पहुंचेगी, तब जाके उस पार्टिकल तक एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। तो स्पीड थी मेरे पास v, डिस्टेंस ट्रैवल करना है मुझे x,
और टाइम लगने वाला है टी नॉट। क्या कांस्टेंट स्पीड है? हाँ सर। तो कांस्टेंट स्पीड क्यों लिख सकता हूँ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मेरे पास टाइम क्या हो गया? टी नॉट इज इक्वल टू एक्स बाय वी। याद करो ये एग्जैक्ट सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं जो हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव में देखा, ठीक है, बस वहां पे एक्स की जगह वाई आ रहा था। हमारी बात, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टी नॉट की वजह एक्स बाई वी आ गई, इसका मतलब ये हुआ सर जी कि जो सोर्स के साथ t इज इक्वल टू 0 पे हो रहा था, जो सोर्स के साथ t इज इक्वल टू 0 पे हो रहा था, वो इस पार्टिकल, मान के चलो पार्टिकल का हम नामकरण करते हैं a, नहीं a तो ऑलरेडी एम्पलीट्यूड है, मान के चलो मैं पार्टिकल को बोल रहा हूँ p, पार्टिकल को मैं क्या बोल रहा हूँ? p, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सोर्स के साथ t इज इक्वल टू 0 पे हो रहा था, वो पार्टिकल के साथ t इज इक्वल टू t नॉट टाइम विच इज x बाई v टाइम पे हो रहा होगा, ठीक है। तो जो सोर्स के साथ t इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, वो पार्टिकल के साथ x बाई v टाइम पे हो रहा होगा। आ रही है इसमें, ठीक है। अब यार एक और चीज सर, एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जब हम लोग एसएचएम की इक्वेशन लिखते थे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, यहाँ पे x क्या रहता था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। x क्या रहता था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक सी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत जा सकती है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिए। जब हम लोग लिखते थे कि अब भाई पार्टिकल जो है, सोर्स जो है वो x में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से हम लोग ने लिखा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग x क्या डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग x पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो x ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फिर से x यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, कंफ्यूजन आ जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। पिछले इसमें क्या हो रहा था कि मेरे पास y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इस वजह से y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और x से पोजीशन बता रहा था। ट्रांसवर्स वेव में मेरे पास y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और x से पोजीशन बता रहा था, इस वजह से मैंने डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर दिया था और पोजीशन को मैंने x से डिनोट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी x में हो रहा है और पोजीशन भी x में है, तो क्या दोनों को मैं x में दे सकता हूँ क्या? नहीं सर, इतने भी तो निहायती बेवकूफ है नहीं हम लोग। आरियस में तो पोजीशन को मैं x से डिनोट करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? s से डिनोट कर रहा हूँ। समझ बात, समझा नहीं समझा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को मैं डिनोट कर रहा हूँ s, ठीक है। तो s इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सोर्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सोर्स। तो ये सोर्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ठीक है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स। अब समझ में आया मैंने डिस्प्लेसमेंट को x नहीं s से क्यों डिनोट किया? क्योंकि x इज यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन एंड s इज यूज्ड टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। x से पोजीशन बता रहे हैं, s से डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो जो सोर्स के साथ t इक्वल टू 0 पे हो रहा था, वो पार्टिकल p के साथ x बाय v टाइम बाद होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता था सोर्स की इक्वेशन, ठीक है, कि जो सोर्स पार्टिकल के साथ, और सोर्स पार्टिकल कहां पे था? 0 पे, ठीक है। जो सोर्स पार्टिकल के साथ जो पोजीशन 0 पे था, जो x इक्वल टू 0 पे था, एट टाइम t हो रहा होगा। अच्छे से सोचो, जो सोर्स पार्टिकल के साथ पोजीशन 0 एट टाइम t हो रहा होगा, जो सोर्स पार्टिकल के साथ पोजीशन 0 एट टाइम t हो रहा होगा, वही चीज p पार्टिकल के साथ एट पोजीशन x कितने टाइम बाद हो रहा होगा? x बाय v टाइम बाद हो रहा होगा, x बाय v टाइम बाद हो रहा होगा। तो जो सोर्स पार्टिकल के साथ पोजीशन 0 टाइम t पे हो रहा था, वो p पार्टिकल के साथ पोजीशन x t प्लस x बाय v टाइम हो रहा होगा। आरियस में, ठीक है। तो जो सोर्स पार्टिकल के साथ t टाइम पे हो रहा था, वो पार्टिकल p के साथ t प्लस x बाय v टाइम पे हो रहा होगा, इतने टाइम बाद हो रहा होगा। और सोर्स के साथ t टाइम पे इक्वेशन आई क्या थी मेरे पास? a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो सोर्स के साथ मेरे पास एट एनी टाइम t आ रहा था, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो जो सोर्स के साथ टाइम t पे हो रहा है, वो पार्टिकल p के साथ t प्लस x बाय v पर हो रहा है। मतलब दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at position x and time t plus x by v, at time t plus x by v। आरियस में, लेकिन सर हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल चाहिए, एट पोजीशन x, ठीक है, पोजीशन x वाला पार्टिकल एट एनी टाइम t। मुझे t प्लस x बाई v नहीं, मुझे सिर्फ t टाइम चाहिए था, ठीक है। तो
अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज एट पोजीशन x एट एनी टाइम t चाहिए तो t प्लस एक्स बाई बी से मैं t पे कैसे आऊंगा, अगर मैंने x बाई बी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो मैंने RHS में किया है सेम मुझे LHS में करना पड़ेगा। तो a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई बी प्लस फाइनल, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर मैंने t से x बाई बी सब्ट्रैक्ट किया है, t प्लस एक्स बाई बी है, मैंने वापस x बाई बी सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहां से मुझे t से x बाई बी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो RHS में कर रहा है वही सेम LHS में करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई बी प्लस फाइनल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट पोजीशन x एंड टाइम t, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p विच इज एट पोजीशन x एट एनी टाइम t इज इक्वल टू a sin मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा t माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाई वी प्लस फाइनल। और आपको याद होगा ओमेगा बाई वी, याद करो मेरे पास v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता था, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता था, तो k को मैं लिख सकता था ओमेगा बाई v, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, अपन ने कैसे लिखा था, ओमेगा था 2 पाई बाई t, k था 2 पाई बाई लैम्डा, याद करो ये चीज अपने पास ट्रांसवर्स इक्वेशन में आई थी, ठीक है, वेयर ओमेगा वाज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, v is known as wave speed and k is known as wave number, ठीक है। This is wave speed, this is wave speed, this is angular frequency and this is wave number, ठीक है। तो अगर मेरे पास v is equal to ओमेगा बाई k है तो मैं k को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा बाई v, तो ओमेगा बाई v की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता था, k, तो आपको दिख जाएगा displacement of particle p at any position x and time t is equal to a sin omega t minus kx plus फाइनल, a sin omega t minus kx plus फाइनल। समझा बबुआ, समझा नहीं समझा, अब की बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यार आप एक अच्छे से अगर ऑब्जर्वेशन करते हो कि मेरे पास साउंड वेव की इक्वेशन, ये जो मेरे पास आई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एंड टाइम t, तो एट एनी पोजीशन x एंड एट एनी टाइम t, तो अलग अलग पोजीशन x के लिए अलग अलग टाइम t पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है, मतलब इन शॉर्ट मुझे सारे पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, इन शॉर्ट मुझे सारे पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन मिल गई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। ओ तेरी भाई साहब, अगर एक चीज ऑब्जर्व किया जाए, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या आ रहा था, इक्वेशन ऑफ वेव और स्ट्रिंग क्या आ रहा था, अगर मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, ठीक है, ये चीज मिटा देता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन आ रही थी मेरे पास y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x टाइम t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइनल। यही तो अपन लोग लिख रहे थे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइनल। हूबहू सेम इक्वेशन साउंड वेव की आ रही है, हूबहू सेम इक्वेशन साउंड वेव की आ रही है, ठीक है, और आनी भी चाहिए थी, और आनी भी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में भी सोर्स पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा था, साउंड वेव में भी सोर्स पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव में भी सोर्स पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा था, साउंड वेव में भी सोर्स पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है, इस वजह से नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है। द ओनली डिफरेंस इज ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा था, ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा था, साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है। सुनारी बात, ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा था, साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है। सुनारी बात, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि द ओनली डिफरेंस इज ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट y में हो रही थी, साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट x में हो रही थी, लेकिन नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है। क्यों नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है? क्योंकि सोर्स पार्टिकल सेम मोशन परफॉर्म कर रहा है, वहां पे भी SHM परफॉर्म कर रहा था, यहां पे भी SHM परफॉर्म कर रहा है। चलना आ रही बात, तो मेरे ख्याल से फील गुड तो आ गई होंगी भाई साहब, ठीक है।
तो यहां से मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ साउंड वेव मतलब मुझे क्या बता रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन x at time t will be equal to a sin omega t minus kx plus phi naught। समझ आ रही बात, समझा नहीं समझा? अब हम लोग रिजल्ट देख के समझा सकते हैं कि हाँ भाई नेचर ऑफ इक्वेशन सेम है, क्योंकि दोनों एसएचएम परफॉर्म कर रहे थे सोर्स, ठीक है। बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x में होने वाला है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y में होने वाला है। लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले अगर मैं आपको ये सारी चीज बताता ना तो आपके भाई तोते उड़ जाने थे बिल्कुल। समझ में आ रही बात? इस वजह से इसको पहले मैं आपको पूरा डिराइव कराया, अब मैं आपको इसका रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। तो एक चीज तो भाई बहुत बढ़िया कंफर्म हो गई है। क्या चीज सर? कि अगर मेरे पास नेचर ऑफ रिलेशन सेम है, अगर मेरे पास नेचर ऑफ रिलेशन सेम है, मतलब जो रिजल्ट्स वहां पे आ रहे थे, जो रिजल्ट्स वहां पे आ रहे थे, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिलेशंस यहां पे आ रहे हैं। जो रिलेशंस वहां पे आ रहे थे एग्जैक्टली सेम रिलेशंस यहां पे आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। बस थोड़ा बहुत वहां पे मेरे पास y की इसमें बात कर रहा था, यहाँ पे x की इसमें बात कर रहा हूँ, तो बस नामकरण चेंज होगा लेकिन कर्म आज भी वही रहेगी। समझा? ठीक है। फटाफट लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई विद्यार्थियों, मजे आए? समझ में आ रही ना बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ बात करते हैं हम लोग साउंड के बारे में। आपको याद होगा कि जो साउंड वेव जो फॉर्म हो रही थी, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन थी। बहुत बढ़िया सर। जब मैं कंप्रेशन की बात कर रहा था तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन था जहां पे प्रेशर भी हाई है और डेंसिटी भी हाई है, जहां पे मेरे पास प्रेशर भी हाई है और डेंसिटी भी हाई है। रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन था जहां पे मेरे पास प्रेशर भी लो है और डेंसिटी भी लो है। याद करो मैंने आपको यही बताया था, कंप्रेशन एक ऐसा रीजन जहां पे प्रेशर भी हाई है और डेंसिटी भी हाई है। रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन जहां पे प्रेशर भी लो है, डेंसिटी भी लो है। किससे लो या किससे हाई? नॉर्मल प्रेशर और डेंसिटी से। किससे लो या किससे हाई? नॉर्मल प्रेशर या डेंसिटी से। ठीक है, तो कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहां पे नॉर्मल प्रेशर और डेंसिटी से प्रेशर भी हाई रहेगा, डेंसिटी भी हाई रहेगा। रेयरफैक्शन एक ऐसा रीजन है जहां पे नॉर्मल प्रेशर एंड डेंसिटी से प्रेशर भी लो रहेगा, डेंसिटी भी लो रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सर जो हम लोग ने साउंड वेव फिजिकली पढ़ा था, उसमें हम लोग प्रेशर और डेंसिटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? प्रेशर और डेंसिटी की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग ने मैथमेटिकली डिराइव किया था, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा था। वो किसकी बात कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की। अच्छा, मतलब हम लोग ने फिजिकल सेंस में प्रेशर और डेंसिटी पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ आपने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, तो क्या मैंने उसको अभी तक मैथमेटिकली रिलेट कर पाया हो क्या? नहीं सर। बात तो अभी हम लोग प्रेशर और डेंसिटी के टर्म्स में मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मजेदार है, बस आप लोग थोड़ा सा साथ दे दीजिए। ठीक है, फिलहाल उसके पहले थोड़ी सी और बातें करते हैं। हाँ भाई जनता, ठीक है, अब सुनिए यार, ये जो हम लोगों ने देखा था दो टाइप की वेव्स, एक थी मेरे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी थी मेरे पास लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है ना, ये दोनों ही वेव किसके सब पार्ट्स थे? ये दोनों ही मेरे पास मैकेनिकल वेव्स के सब पार्ट थे। याद करो, मैकेनिकल वेव्स को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया था, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। आ रही ना बात में? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ट्रांसवर्स वेव, जो हम लोगों ने देखा था वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब
ट्रांसवर्स वेव में हो क्या रहा था, मैंने पार्टिकल को ऊपर लेके गया, फिर मैं पार्टिकल को नीचे लेके आया आरईएस में, तो मैं सिर्फ आगे वाले जो मेरे हाथ में पार्टिकल में बस उसको ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन अगर आप कोई भी आगे वाले पार्टिकल को देखते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे आगे वाले पार्टिकल को देखते हो, ठीक है, कोई भी मान के चलो मैंने इस पार्टिकल को देखा, मैंने मान के चलो इस पार्टिकल की बात की, ठीक है, इसको मैं पार्टिकल ए बोल रहा हूं। पार्टिकल ए में हो क्या रहा है सर कि ये जो ऊपर जा रहा है या फिर ये जो नीचे जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है या फिर ये जो नीचे जा रहा है, वो इसके आपस के जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है, जो इसके कांटेक्ट वाले जो पार्टिकल्स हैं, उनके फोर्सेस की वजह से या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अच्छे से सोच के देखो, क्या पार्टिकल ए को मैं खींच रहा हूँ क्या? मैं तो सिर्फ इस पार्टिकल को खींच रहा था, पार्टिकल ए को उसके आजू बाजू वाले पार्टिकल्स ने खींचा होगा, पार्टिकल ए को उसके आजू बाजू वाले पार्टिकल्स ने खींचा होगा। बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब सुनो, हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते वक्त आप लोग को याद होगा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते वक्त मैंने स्ट्रिंग को टाइट करके रखा था और वो लेंथ थी मेरे पास L, ठीक है, सच दैट कि स्ट्रिंग जस्ट अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है सर। जैसे ही मैंने उसको ऑसिलेट करना स्टार्ट कराया, जैसे ही मैंने वेव फॉर्मेशन स्टार्ट करा दिया, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि स्ट्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, आरियस में। इसका मतलब क्या, ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात कर रहा था मैं, कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहा था? एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात कर रहा था। बहुत बढ़िया, याद करो एनएलएम में जो हम लोग स्ट्रिंग पढ़ते थे, वो मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी। वो कैसी थी? मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वो एक आइडियल केस था, मतलब ये थोड़ा बहुत रियलिटी की बात कर रहे हैं, ये हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत रियलिटी की बात कर रहे हैं, समझ रही बात, जिसमें स्ट्रिंग की खुद की कुछ मास भी थी। इसमें से हमने मास पर यूनिट लेंथ न्यू डिफाइन किया था, और स्ट्रिंग की मेरे पास कुछ ना कुछ इनिशियल लेंथ थी, और उस लेंथ से वो एक्सटेंड भी हो रहा था, मतलब ये मास भी है और एक्सटेंसिबल भी है, ये इसमें मास भी है और एक्सटेंसिबल भी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मेरे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, स्ट्रिंग क्या कोशिश कर रही है? स्ट्रिंग कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मैं अपनी नेचुरल लेंथ पे आ सकूं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था मैं? स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात। ठीक है, जब मैं स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात कर रहा था, तो स्ट्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से खिंच गई, ठीक है, और जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है तो वापस नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करती है, लेकिन क्या नेचुरल लेंथ पे आके रुक जाती है क्या? नहीं सर, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली थी, इस वजह से और आगे एक्सटेंड हो जाती है, फिर से नेचुरल लेंथ पे आती है, फिर और आगे एक्सटेंड हो जाती है, फिर से नेचुरल लेंथ पे आती है, फिर और आगे एक्सटेंड हो जाती है। आरईएस में तो आगे एक्सटेंड हो जा रही है क्योंकि एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी रह गई थी, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग की टेंडेंसी क्या थी? स्ट्रिंग की टेंडेंसी हमेशा ये थी कि अपने नेचुरल लेंथ पे आ सके, आरईएस में। और इसी टेंडेंसी की वजह से ये वेव फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है, मान के चलो अगर इसको नेचुरल लेंथ पे आने की कोई टेंडेंसी नहीं रहती, तो मैंने स्ट्रिंग को ऊपर खींच दिया, लेकिन क्या वो वापस जाने की कोशिश कर देगा? नहीं, वो स्ट्रिंग वैसी की वैसी रह जाती है। समझ बात? तो स्ट्रिंग करके अगर स्ट्रिंग के पास वापस नेचुरल लेंथ पे आने की कोई टेंडेंसी नहीं रहती, तो जहां पे भी मैं स्ट्रिंग को खींच देता वो स्ट्रिंग वहीं पे रह जाती, ठीक है, वापस नेचुरल लेंथ पे नहीं आती, क्योंकि वो टेंडेंसी थी, वापस नेचुरल लेंथ पे आने की टेंडेंसी थी, इस वजह से वो नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई। समझ में आ रही बात? तो एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा था, तो ट्रांसवर्स वेव की बात करते वक्त उसके नेचुरल लेंथ के आने पे टेंडेंसी जो थी, उसकी नेचुरल लेंथ पे आने की जो टेंडेंसी थी, इसी टेंडेंसी की वजह से वेव फॉर्मेशन पॉसिबल था। आदिवासी में अगर ये टेंडेंसी नहीं होती तो वेव फॉर्मेशन नहीं, जहां पे आप लाके खींच के रख देते ना, वो वहीं पे वहीं रह जाता। समझ में आ रही ना बात? बहुत बढ़िया, ये तो हो गई ट्रांसवर्स वेव की बात। अब हम लोग जैसे कि साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे थे, तो साउंड वेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं उसको कंप्रेस करता हूं,
आरियस में जैसे मैंने पहले लेयर को कंप्रेस किया था, उसकी वजह से दूसरे लेयर पे धक्का किया था और ये जो है अपना पहला लेयर जो है वापस अपनी नेचुरल लेयर पे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर आगे कंप्रेशन किया, फिर आगे कंप्रेशन किया, फिर आगे कंप्रेशन किया। जैसे जैसे कंप्रेशन आगे जा रहा है तो आगे के पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टिकल्स वापस अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे आने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी पार्टिकल्स वापस अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे आने की कोशिश कर रहे हैं आरियस में। फिर उनके ऊपर रेयर फ्रैक्शन आया, फिर उनके ऊपर रेयर फ्रैक्शन है, उस रेयर फ्रैक्शन की वजह से वो पीछे खींचे, उस रेयर फ्रैक्शन की वजह से वो पीछे खींचे, तो ये पीछे खींचा, इस वजह से ये वाला पीछे खींचा, इस वजह से आगे वाला पीछे खींचा, इस वजह से उसके आगे वाला पीछे खींचा, उसके वजह से आगे उसके आगे वाला पीछे खींचा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पीछे खींच रहे थे, जिसकी वजह से रेयर फ्रैक्शन आगे ट्रैवल कर रहा था। लेकिन जैसे ही रेयर फ्रैक्शन आगे ट्रैवल कर गया तो ये वापस अपनी नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल पोजीशन पे आ गए, ये पार्टिकल्स फिर से अपने नेचुरल पोजीशंस पे आ गए। समझना आ रही बात। और हमने ये एक चीज सिंपल देखी थी कि अगर मैं कोई भी मटेरियल देखता हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर मैं कोई भी मटेरियल देखता हूँ सॉलिड लिक्विड गैस, तो हर कोई पार्टिकल अपनी नेचुरल पोजीशन पे आने का टेंडेंसी रखता है, हर कोई पार्टिकल अपनी नेचुरल टेंडेंसी पे आने का नेचुरल पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। पॉइंट बी, मान के चलो अगर वो नेचुरल लेंथ पे नहीं आते, नेचुरल पोजीशन पे वापस नहीं आते, ठीक है। मैंने यहाँ से पहले जो मेरे जो ट्यूनिंग फोर्क था, जो उसका प्रॉन्ग जो है उसने आगे कंप्रेस किया, तो आगे वाले पार्टिकल कंप्रेस हुए, लेकिन वो वापस आए नहीं, वो कंप्रेस होते 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 आगे निकल गए। सोच के देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्रेस किया तो वापस नेचुरल लेंथ पे नहीं आए, वो कंप्रेस होते होते आगे ही निकल गए, अगर सारे पार्टिकल्स आगे निकल गए तो क्या वापस रेयर फ्रैक्शन के कोई पार्टिकल बचेगा क्या? नहीं सर, रेयर फ्रैक्शन के कोई पार्टिकल नहीं बचेगा। हमारी बात ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने साउंड प्रोड्यूस किया और आपकी कंप्रेशन की वजह से पूरी एयर ही चलेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। एयर पार्टिकल्स कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, फिर अपने वापस नेचुरल लेंथ पे आते हैं, नेचुरल पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। एयर पार्टिकल्स से कंप्रेशन प्रोड्यूस किया, फिर अपने नेचुरल पोजीशन पे आए, रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस किया, फिर अपने नेचुरल पोजीशन पे आए, कंप्रेशन प्रोड्यूस किया, फिर अपने नेचुरल पोजीशन पे आए। हमारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है। इसका मतलब ये जो नेचुरल पोजीशन पे आने की जो टेंडेंसी है, ये नेचुरल पोजीशन पे आने की टेंडेंसी जो है, इसी की वजह से ट्रांसवर्स वेव भी पॉसिबल था, इसी की वजह से ट्रांसवर्स वेव भी पॉसिबल था, और इसी रीजन की वजह से लॉन्जिट्यूडनल वेव भी पॉसिबल है। हमारी बात, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि नेचुरल पोजीशन पे वापस आने की जो टेंडेंसी है, नेचुरल पोजीशंस पे वापस आने की जो टेंडेंसी है, किसकी टेंडेंसी? पार्टिकल्स की टेंडेंसी, ठीक है। तो नेचुरल पोजीशंस पे वापस आने की पार्टिकल्स की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी की वजह से मेरे पास वेव फॉर्मेशन पॉसिबल था, उसी टेंडेंसी की वजह से मेरे पास वेव फॉर्मेशन पॉसिबल था। जैसे कि मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, किसकी बात? ट्रांसवर्स वेव की बात करूं। मान के चलो अगर वापस नेचुरल लेंथ पे आने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, मान के चलो अगर वापस नेचुरल लेंथ पे आने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, तो होता क्या? ये नेचुरल लेंथ पे था, मैंने उसको ऊपर खींच दिया और स्ट्रिंग को जैसे मैं रिलीज करूंगा, नेचुरल लेंथ पे तो आना नहीं है, वो वहीं की वहीं रह जाती। तो अगर स्ट्रिंग यहीं की यहीं रहेगी तो क्या आपको वेव फॉर्मेशन, स्टैंडिंग वेव दिखाई देंगी क्या? नहीं सर। ऑन दी अदर हैंड, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास ट्यूनिंग फोर्क था, ठीक है, और ये मेरे पास एयर पार्टिकल्स। अब जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क ने पहली बार कंप्रेस किया, ठीक है, तो उस कंप्रेशन की वजह से ये पार्टिकल्स आगे गए, ठीक है, ये पार्टिकल्स आगे गए। लेकिन अगर वापस नेचुरल पोजीशन पे नहीं आना चाहते, तो पार्टिकल्स यहाँ तक जाते हैं, इनके साथ आगे बढ़ जाते हैं, सारे पार्टिकल्स आगे बढ़ जाते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो आपको यहाँ पे इकट्ठा दिखाई देते हैं। तो अगर सारे पार्टिकल्स वहां पे आ गए, तो जब ये प्रॉन्ग पीछे आएगा तो क्या रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो सकता था क्या? नहीं क्रिएट हो सकता। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब अगर नेचुरल पोजीशन पे वापस आने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, तो ना ही तो ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल है, ना ही तो लॉन्जिट्यूडनल वेव पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? और यही दो वेव्स क्या होती है मेरे पास? मैकेनिकल वेव्स। यही दो वेव्स को मैं क्या बोलता था? मैकेनिकल वेव्स। इसका मतलब मैकेनिकल वेव्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ tendency of particles to come back to their natural positions.
हमारी बात, मैकेनिकल वेव्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू कम बैक टू देयर नेचुरल पोजीशन। इसी की वजह से ट्रांसवर्स वेव भी पॉसिबल है, इसी की वजह से लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी पॉसिबल है। कंप्रेस होके वापस आ गए, रेफ्रैक्शन होके वापस आ गए, कंप्रेस होके वापस आ गए, रेफ्रैक्शन होके वापस आ गए। यहाँ पे भी ऊपर जाके नीचे आए, नीचे जाके ऊपर आए, ऊपर जाके नीचे आए, नीचे जाके ऊपर आए। समझी बात? तो वापस नेचुरल पोजीशन पे आने की जो टेंडेंसी है उसी की वजह से मैकेनिकल वेव्स पॉसिबल है। समझी बात? अच्छा से, और ये जो टेंडेंसी होती है, ये चीज जो हम लोगों ने लिखा है, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू कम बैक टू देयर नेचुरल पोजीशन, इसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। याद करो, इलास्टिक नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या होता था कि अगर मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया तो वापस आने की टेंडेंसी को बोलते थे इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल। समझा? मतलब मैकेनिकल वेव इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल वेव इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल। समझा नहीं समझा? ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, गुड। तो होपफुली यहाँ तक आज आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इसके आगे जो है प्रेशर और डेंसिटी डेरिवेशन छोटा छोटा, अब इसी पॉइंट से, ये जो हम लोग ने पॉइंट सीखा है ना, इसी पॉइंट से हम लोग प्रेशर का डेरिवेशन के, मतलब मेरे पास प्रेशर कैसे वेरी करेगा उसका डेरिवेशन और डेंसिटी के वेरिएशन का डेरिवेशन कल हम लोग इसी पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको याद होगा कि किसी भी मीडियम के लिए जो इलास्टिक नेचर हमको डिफाइन करना रहता था, किसी भी मीडियम के लिए अगर मुझे इलास्टिक नेचर डिफाइन करना है तो उस इलास्टिक नेचर को मैं डिफाइन करता था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। उस इलास्टिक नेचर को मैं डिफाइन करता था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। ठीक है, समझ में आ रही बात? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, याद है ये सब? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो आपको कल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिवाइज करके आना। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अब यूट्यूब पे लेक्चर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अलग से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये सुंदर चेहरा अभी भी देखना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तुम्हारी बात? चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, मिलते हैं अगली बार। चलो।